नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के लिए आपका जो स्टार्ट करा था मैथ, जिसके अंतर्गत मैंने आपको चैप्टर 4 तक हमने आपको कंप्लीटली करा दिए। इसके बाद चैप्टर 5 आपका स्टार्ट हुआ था और चैप्टर 5 में आपका एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आज का वीडियो नंबर 2 होने वाला है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने कोई भी वीडियो पीछे के जितने वीडियो निकल चुके हैं आपने नहीं देखे हैं, तो आप जा करके देख लीजिए। बहुत सरल भाषा में आपको यहाँ पे समझाया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से आपके सभी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको समझाया जाएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और आपकी उसके बाद जब ये एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, आप देखेंगे तो लिखा हुआ है नंबर 4, योग का सहचर गुण। योग का सहचर गुण, ये आपकी हेडिंग है। और इस हेडिंग के अंतर्गत आप देखेंगे ए बी सी कोई तीन पूर्ण संख्या हो, यानी ए बी सी कोई तीन पूर्ण संख्याएं हैं। तो यानी ए बी, पहले हमने ए बी को जोड़ लिया, फिर हमने सी को जोड़ा। यानी कहने का मतलब, जिस तरीके से मान लीजिए दो है हमारे पास, कितना है, दो है, और प्लस में हमारा तीन है, हमारे पास तीन है। इन दोनों को हमने जोड़ लिया और प्लस में फोर को हमने छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ दिया का मतलब पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर हम चार को जोड़ेंगे। इसी प्रकार से हमने क्या करा, हमने करा कि हमने पहले दो को छोड़ दिया, दो को हमने छोड़ दिया, और हमने यहाँ पर थ्री और फोर को हमने एक कोष्टक के अंदर रख लिया। यानी थ्री और फोर को पहले में जोड़ूंगा, उसके बाद में दो को जोड़ूंगा। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो फाइव प्लस में फोर, ठीक है, तो ये हो जाएगा नौ। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये देखिए टू प्लस में सेवन बराबर में भी नौ होगा। तो ये क्या है, इसका कहने का मतलब ये हुआ आपका कि आपको पहले आप दो संख्याओं को, पहले पूर्ण दो संख्याओं को जोड़ सकते हैं, उसके बाद हम तीसरी को जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम पहले पहली को छोड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी क्रम में कर लीजिए। योग का सहचर गुण इसी को कहते हैं, योग के सहचर गुण, यानी इसी को प्रगुण, यही प्रगुण है योग का सहचर प्रगुण। तो ये इसी तरीके से काम करता है, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। यही देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तीन संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं भी दो संख्याओं के समूहों को पहले बना लिया जाता है, उसका योग निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, योग में अंतर नहीं पड़ता है। चाहे हम पहले मतलब दो को जोड़ लें फिर तीसरी को जोड़ दें, या फिर हम पहले दो लास्ट वाली को जोड़ लें फिर प्रथम को जोड़ दें, तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अभ्यास, अब देखिए अभ्यास के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ उदाहरण, संख्या रेखा पर अंकित योग को तथ्यों को लिखिए। जो योग यानी यहाँ पर जो दर्शाए गए हैं उनको लिख के आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले हमने क्या करा, हमने जीरो से स्टार्ट करा चलना, और हम गए फोर पर गए, ठीक है ना। तो फोर यानी फोर प्लस, प्लस का साइन है, तो फिर इसके बाद हम फाइव गए, तो हम फाइव गए, बराबर में कितने पहुंचेंगे, नाइन पर। कितने पर, नाइन पर। और यहाँ से हम जैसे देखिए इस तरीके से हमने नाइन पर गए, तो फोर और फाइव को जोड़ते हुए हम कहाँ पर गए, नाइन को गए। तो ये आपका क्या होगा, यही आपका उत्तर है। यानी योग संख्या रेखा पर अंकित योग को तथ्यों को लिखिए। तो इस तरीके से आपको इसको दिखा देना है संख्या रेखा पर जो है आपका। सेकंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेकंड में यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पे जीरो से उठाया फाइव तक गई, और फाइव से उठाया तो सिक्स हमने, तो इसकी तरह से हम 11 में पहुँच गए। इसी का फाइव और सिक्स को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, संख्या रेखा पर आप इन्हें लिख सकते हैं, इन्हें दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे आगे उदाहरण में, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। इन्हें ये इस तरीके से आपको लिख दिए गए हैं, आपको अब आपको इन्हें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो किस तरीके से दिखाएंगे, तो इसी तरीके से आप संख्या रेखा बना लीजिए अपनी। तो इस तरीके से हमने एक संख्या रेखा बना ली, और संख्या रेखा पर हमने जीरो से स्टार्ट करा, तो हमें पहले फाइव प्लस फोर दिखाना था, तो पहले फाइव को जोड़ा, फिर हमने यहाँ से फोर स्थान आगे गए, तो इस तरीके से हम नाइन पर आ गए।
9 पर आ गए और सीधा हमको 9 पे जाना है, तो सीधा 0 से उठकर हम सीधा 9 पे चले गए। तो ये हमने संख्या रेखा पर इनको दिखा दिया। इसी तरीके से आपको सभी दिखाने हैं। ये हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। संख्या रेखा पर आप दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर 0+5 को दिखाया गया है। तो यहाँ से हमें 0+5, 0 से 0 जाएंगे तो या हम सीधा सीधा 5 पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें 5 मिल जाता है। तो यहाँ पर 0+5 बराबर 5 ही हमको मिलेगा। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरीके से दिखाना, पहले हमें 2 जाना है, फिर 3 जाना है, फिर 4 जाना है। तो पहले हम 0 से 2 पर गए, 2 के बाद फिर हम 3 गए, फिर उसके बाद हम यहाँ से 4 गए, तो यहाँ पर हम पहुँच गए 9 पर। तो ऐसे जोड़ते जोड़ते हम किस पर पहुँचे, 9 पर, और सीधे हम यहाँ से दिखा देंगे कि हम 9 पर पहुँच चुके हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर आप आसानी से इनको दर्शा सकते हैं। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन है, उदाहरण निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या गया है, 345 और प्लस में 789। अब देखिए 345 का 345 तो प्लस में लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पर कौन चीज मिस है, तो यहाँ पर ये जो नंबर है ना 789, ये यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए इस बॉक्स में, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि इसमें जो बॉक्स में क्या आएगा बताइए। तो देखिए 2889, तो ये 2889 ही इसमें आ जाएगा, क्योंकि जीरो जीरो जोड़ेंगे 2889 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही आ जाएगा सेम टू सेम। तो इसमें आप 2889 भर दीजिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन दो संख्याओं को जोड़ना है, प्लस 789 लिखा हुआ है। तो देखिए अब इसमें इन्होंने क्या करा कि 789 और 456 को इन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया है। यहाँ पर कौन सा नंबर रह गया, 234। तो यहाँ पे 234 भर जाएगा, 234 तो बराबर हो जाएगा ना सेम टू सेम सब। हाँ यही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले वाले में 789 भरी है, दूसरे में 2889, फिर आप देखेंगे तो 234। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि पूर्ण संख्याओं में घटाने के प्रगुण। अब देखिए पहले जोड़ के प्रगुण थे, अब घटाने के प्रगुण हैं। तो अब देखिए पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम नहीं है। तो क्रम विनिमय नियम घटाने पर काम नहीं करता है, आपका ये चीज याद रखिए। आपका जो क्रम विनिमय नियम है वो आपका प्लस पर काम करता है। ठीक है ना, तो ये घटाने पर काम नहीं करता, ये चीज याद रखिए। 3 विभिन्न योगों लेकर इसकी जांच करेंगे कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, जैसा इन्होंने बोला है। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा उत्तर, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हों तो a माइनस बी बराबर b माइनस ए बराबर नहीं होगा। सही कहा इन्होंने। देखिए जैसे अगर आप एग्जांपल में मान ले, जैसे मान लिया यहाँ पे 4 है, ठीक है, माइनस का यहाँ 3 है, तो बराबर में इसे 3-4 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि इधर तो आएगा 1 बट इधर आएगा -1, और ये कभी बराबर नहीं हो सकते। तो इज नॉट इक्वल टू -1। इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है, और वही आपको यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो घटाने के नियम पर ये लागू नहीं होता है, अर्थात घटाने की संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। देखिए 8 और 5 दो पूर्ण संख्या हैं। इसी तरीके से इन्होंने करा कि 8 में से -5 करा, 8 में से -5 करा इज नॉट इक्वल टू 5-8। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पर आपका माइनस का 3 बचेगा, जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यानी 3 इज नॉट इक्वल टू -3। मान लीजिए कोई 3 रुपए लेकर कर्ज में डूबा हुआ है, आप पर 3 रुपए हैं, किसी का कर्ज नहीं है, प्लस में आप, तो इससे आप कितने ज़्यादा हो, आप इससे 6 ज़्यादा हो, क्योंकि ये 3 देगा फिर 0 पे आएगा, फिर 3 दे लेगा तब ये 3 प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो क्रम विनिमय नियम याद रखिए कि आपका जो क्रम विनिमय नियम होता है वो जो सब्सट्रैक्शन होता है यानी घटाया होता है उस पर लागू नहीं होता। इसी तरीके से ये भी एग्जांपल दिया गया है, ये भी यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो घटाने पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। घटाने की संक्रिया में संवर्ग प्रगुण, तो संवर्ग प्रगुण इसमें लागू होता है या नहीं होता है, ये देखिए। एक पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलती। क्या कहा कि एक यानी जो संवर्ग नियम था वो हमारा क्या था,
वो हमारा था कि एक पूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो हमें एक पूर्ण संख्या मिलेगी, बट यहाँ से अगर एक पूर्ण संख्या में से एक पूर्ण संख्या घटाई तो हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। और देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया, जब किसी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या का अथवा उसकी समान पूर्ण संख्या को घटाया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब क्या, देखो जब कोई संख्या है उसमें से छोटी पूर्ण संख्या घटा दी जाए या वो ही समान पूर्ण संख्या घटा दी जाए तो हमें पूर्ण संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर उससे बड़ी घटा दी तो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें चली जाएगी सीधी वो। अब जब मान लो एक छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी तो वो काम नहीं करेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं हो सकता। तो ये जो आपका योग जो मतलब प्रगुण नियम था, ये योग वाला जो अभी आपको यहाँ पे हमने बताया, जो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के घटाने पर जो प्रगुण नियम था वो लागू नहीं होता है। तो सही बात है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने भी कहा है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है तो इनका अगर क्रम चेंज करने से ये डिफेक्ट मतलब इनमें बहुत अंतर आ जाएगा, तो ये इस पर लागू नहीं होता है। यदि ए एक शून्येतर पूर्ण संख्या है तो ए माइनस जीरो बराबर ए पूर्ण संख्या है, परंतु जीरो माइनस ए पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। सही बात है, जीरो माइनस ए कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये माइनस में चली गई है, अर्थात घटाने की संक्रिया में जीरो तस्मक नहीं रहेगा, यानी अब इसमें घटाने में नहीं रहेगा, प्लस में रहता था। जैसे इस तरीके से प्लस में कैसे रहता था, जैसे ए में प्लस जीरो जोड़ा तो ए रहा, ठीक है ना, जीरो में प्लस ए जोड़ा फिर भी ए ही रहा। बट यहाँ घटाने में नियम लागू नहीं होगा क्योंकि वो जीरो, मान लीजिए ए में से माइनस जीरो घटाया तो ए आ गया, बट हमने जीरो में से माइनस ए घटाया तो ये माइनस का ए आएगा, तो यहाँ पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना। ये तस्मक रूप जो जीरो वाला है ये लागू नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ ए माइनस बी, ए बी सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो ए माइनस मतलब क्या करा हमने, जैसे ए माइनस लगाया बी माइनस सी कर दिया, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कभी भी यूकल नहीं होगा, किसके, जैसे ए को पहले हमने मतलब घटाना था तो ए को हमने पहले छोड़ दिया, मतलब ए को पहले मैं ले लिया, ले ए माइनस बी ले रहा हूँ, ठीक है ना, ए माइनस बी ले रहा हूँ, ए माइनस बी। अब इसके बाद अगर सी रखेंगे तो वो भी यहाँ पे लागू नहीं होगा, या फिर जो यानी कहने का मतलब है ये कभी बराबर नहीं आएंगे, जो सी वाला है ये बराबर नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए ए माइनस बी, इसमें से जैसे मान लो कोई संख्या है तो उसे हमने घटा दिया, और यहाँ पर ए माइनस बी हमने घटाकर फिर इस सी में उसको सी में से घटाया, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते। ये कैसे नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। जैसे इस पर तरीके से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास टू है, ठीक है ना, और आपके पास माइनस थ्री माइनस फोर है, ठीक है ना, इस तरीके से नियम चल रहा है। तो आपका इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा टू माइनस का, यहाँ पे बचेगा माइनस का वन, और माइनस का वन बचेगा तो ये इधर जाके प्लस का कर लेगा क्योंकि इसमें ये मल्टीपल कर देगा, तो प्लस का वन बचेगा, बराबर में आ गया हमारा कितना, थ्री आ गया आंसर। अब देखते हैं इसके जो जो नियम है इसे उल्टा दो। कैसे उल्टा दो, जैसे दो, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, देखो देखो दो माइनस का तीन और माइनस का चार, इसका सॉल्यूशन करो। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो माइनस का इधर वन बच गया और माइनस का इधर फोर बच गया, तो ये कितना बचा, माइनस का फाइव, ठीक है ना। तो ये कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये भी इस पर नियम लागू नहीं होता, यानी जो जो इसके सहचर नियम था ये इस पर पूर्ण संख्याओं पर, जो घटाने की पूर्ण संख्या है इस पर लागू नहीं होगा, तो ये चीज़ याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, अब गुणा के प्रगुण पर लागू होगा नहीं होगा ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे गुणा के नियम में लागू होगा, किस तरीके से देखिए, गुणा का संबरक प्रगुण क्या है, ए बी दो पूर्ण संख्या हमने ली, उनका हमने गुणनफल निकाला। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा फोर इंटू थ्री बराबर में ट्वेल्व, इसी प्रकार से हमने लिखा फोर को यानी फोर को हम चेंज कर देंगे, अब हम लिखेंगे थ्री इंटू फोर, थ्री इंटू फोर करेंगे, इनका हमने करा तो ये कितना आया, तो ट्वेल्व आया। तो ये दोनों तरीके से कैसा आ रहा है, ट्वेल्व आ रहा है, अर्थात हमने कहा ए इंटू बी बराबर सी, और सी एक पूर्ण संख्या ही होगी। सी एक कैसी होगी, पूर्ण संख्या की ही होगी। जैसे ये जो आ रही है ना बार पूर्ण संख्या आ रही है, ये बार संख्या पूर्ण संख्या आ रही है,
तो सी भी एक पूर्ण संख्या होगी, अर्थात यह गुणन पर पूर्ण रूप से एक संख्या होगी, यानी पूर्ण संख्या होगी। और यहाँ पर ये नियम जो संवर्ग नियम है ये आपका लागू करेगा। क्या करेगा? यहाँ पर आपका जो संवर्ग नियम होगा वो यहाँ पर ये एक पूर्ण संख्या मिलेगी, ये हमारा यहाँ पर लागू करेगा पूर्ण संख्या पर। संवर्ग नियम पूर्ण संख्या पर लागू होता है। और गुणन क्रम विनिमय नियम होता है, तो क्रम विनिमय नियम जैसे 2 × 3 है तो बराबर में 6 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से 3 × 2 करा तो बराबर में 6 आ गया। अब यहाँ पर जो था ये संवर्ग नियम है, इसमें आप एक एग्जांपल द्वारा ये समझ सकते हैं, 2 × 3 बराबर में आ गया 6। ये एक कैसी है, ये संवर्ग नियम है कि यहाँ पर ये एक हमें कैसी मिलेगी, पूर्ण संख्या मिलेगी, ये संवर्ग नियम है। और ये एग्जाम्पल जो है वो आपका है ये गुणा का जो क्रम विनिमय नियम है। हमने जैसे क्रम उल्टा करा इनका, जैसे 2 × 3 करा फिर 3 × 2 करा तो हमारा 6 ही आया। तो इस तरीके से इनके एग्जाम्पल्स इस तरीके से अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए शून्य का गुणन प्रगुण, शून्य का गुणन प्रगुण नियम लागू होगा या नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर माना 4 × में हमने शून्य लगाया तो बराबर में हमें शून्य प्राप्त हुआ, और शून्य में इंटू हमने 4 करा तो भी हमें शून्य प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लागू करेगा, यहाँ पे ये लागू पूरी तरीके से होगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, यदि ए एक पूर्ण संख्या हो तो a × 0 बराबर 0 × 0 बराबर 0 ही होगा, अर्थात किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल 0 ही होता है। तो यहाँ पर ये नियम पूर्ण तरीके से आपका लागू होगा, इस तरीके से होगा, पूर्ण तरीके से आपका लागू होगा। इसी प्रकार से ये जितने भी हैं आपके ये नियम यहाँ तक हम खत्म कर लेते हैं इस वीडियो के अंतर्गत ही। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है गुणन का तस्मक अवयव, गुणन का यानी ए एक पूर्ण संख्या है तो ए में 1 का मल्टीपल करा तो बराबर में हमारा इस तरीके जैसे ए में हमने 1 का मल्टीपल करा और यहाँ 1 में ए का मल्टीपल करा, तो ये हमेशा कैसे रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। कैसे रहेंगे, हमेशा बराबर ही रहेंगे। ये हमेशा कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। तस्मक अवयव होते हैं, अर्थात किसी भी पूर्ण संख्या में एक का गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये में हमें किसी भी संख्या को गुणा कर लें ए में तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जिस तरीके से इन्होंने 5 × 1 बराबर में कितना करा, 5 करा। तो ये है गुणन का तत्समक अवयव, यानी वही संख्या सेम टू सेम हमें प्राप्त हो रही है। अब देखिए गुणन का सहचर नियम, सहचर या प्रगुण नियम। अब इसमें क्या है भाई, कोष्टक वाला सिस्टम है, सहचर या प्रगुण नियम। ये इसमें जैसे ए, जैसे इस तरीके से मान लीजिए हमने लिखा ए और फिर हमने कोष्टक में मान लीजिए या इसे हमने a × b कर लिया और इंटू में c कर दिया, या यहाँ पर हमने क्या करा कि a को हमने इस तरीके से करा b × में c कर दिया। तो ये सेम टू सेम होगा और ये इस पर नियम लागू आपका होगा। तो पूर्ण तरीके से इस पर नियम लागू होगा, चाहे कोई भी संख्या रख के देख लो आप, ठीक है ना। जैसे 2 × 3 करा, 3 दूनी 6 और इंटू में 4 करा, 12 हो जाएगा। जैसे इस तरीके से मान लीजिए 2 में से 3 करा, ठीक है, इंटू में इसे 4 रखा तो 2 तिया 6, 6 चौके 24, ये 24 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम 2 × में, तो यहाँ पर हम पहले 3 × में 4 करेंगे, तो यहाँ पे 3 × 4 करेंगे 12 हो जाएगा, 12 2 24, तो भी ये 24 हो गया, तो बराबर आ रहा दोनों केसों में, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस पर लागू होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे गुणन का संक्रिया का योग का वितरण नियम, योग पर ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए ए योग का मतलब कह रहा है योग a × में b + c, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ए इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। जैसे a × b हो गया प्लस में b a × c हो गया, a × c हो गया। जैसे एग्जांपल्स के लिए इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं, जैसे 2, ठीक है ना, 2 और ये जो है आपका इस नियम पे लगाना है हमें, तो 2 मान लिया, गुणा कर दिया और 3 प्लस में 4 कर दिया, इस तरीके से बराबर में हमने इसे रखा। तो 2 पहले हमने लिया, ठीक है, उसके बाद इसमें 3 में मल्टीपल करेगा ये 2, और ये अंदर जाके फिर 2 × 4 में मल्टीपल करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कितना हुआ 7, और 7 में × 2 करेगा तो कितना आएगा 14 आएगा, 14, और उधर से भी आपको 14 ही आने वाला है। ये हो गया 6 और ये हो गया 8
और 6 और 8 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। सेम टू सेम आ जाना केस, सेम टू सेम आ गया। तो इस तरीके से वितरण नियम क्या, उसे बांटना, ठीक है ना। वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना उसे। गुणन संक्रिया का घटाव के वितरण नियम, अब घटाए पर काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये भी आप देख लीजिए। तो जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए ए इंटू में, अब इसमें मैं एग्जांपल ही बता देता हूँ इसको, ये लिख के देखिए, ए और इंटू में बी माइनस सी, और इस तरीके से हम दोनों को हमने करा। इसमें गुणन संक्रिया घटाने का प्रगुण कहते हैं, इसे गुणन संक्रिया घटाने का प्रगुण कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2, ठीक है ना, 2 और कोष्टक में हमने मान लिया 3 माइनस का 4 बराबर में, जैसे 2 इंटू में 3 माइनस का 4 इंटू में 2। अब यहाँ से देखेंगे तो आपका माइनस का 1 बचेगा, -1 इंटू में 2, तो बराबर में आ गया माइनस का 2। ये माइनस का 2 आ गया आपका। यहाँ से देखते हैं 2 तिया 6 माइनस का 8, तो बराबर में माइनस का 2, ये भी माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो ये घटाने का होगा संक्रिया का नियम, जो वितरण नियम होगा वो इस तरीके से काम करने लगेगा। सेम टू सेम आएंगे तो ये सभी काम करेंगे। अभी संख्या रेखा वाला सिस्टम है, ये मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और इस चैप्टर को आसानी से करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।